नमस्कार, सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं भारतीय संविधान की उद्देशिका अथवा प्रस्तावना, यानी कि भारतीय संविधान का जो प्रिम्बल है, प्रस्तावना, इसके बारे में आइए हम आज डिटेल में बात करते हैं, जिससे संबंधित हर एग्ज़ाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो उद्देश्य संकल्प पंडित जवाहरलाल नेहरू ने प्रस्तुत किया था संविधान सभा में, जो एक आदर्श प्रस्तुत किया कि उन्हें ही संविधान की उद्देशिका में शामिल कर लिया गया। यानी कि जो उद्देश्य प्रस्ताव संविधान सभा में कि संविधान बनाने का क्या उद्देश्य है, क्या हमारा टारगेट रहेगा भारतीय जनता और नागरिकों के हित को देखते हुए, तो उस उद्देश्य को ही प्रस्तावना के रूप में यानी कि संविधान के उद्देशिका में शामिल कर लिया गया। संविधान के 42वें संशोधन जो 1976 ईस्वी में हुआ, वह जो संशोधित होने के पश्चात इस उद्देशिका को ही, जो कि इस प्रकार से संशोधित होकर के फाइनल बना, उसको प्रस्तावना यानी कि संविधान का प्रेम्बल के रूप में हम जानते हैं। इसमें क्या है, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, ये जो पहला था वो न्याय यानी कि 3 प्रकार के न्याय और 5 प्रकार की स्वतंत्रता, फिर प्रतिष्ठा और अवसर की समानता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी मिति मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। तो ये है हमारा संविधान का प्रस्तावना, जिसको उद्देशिका के रूप में जो संविधान सभा में प्रस्तुत किया गया था, उसी को 1976 के संविधान संशोधन में के पश्चात इस रूप में हम जो अपडेटेड फॉर्म में देखते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि ये प्रस्तावना जो संविधान की है, इसकी मुख्य बातें कौन कौन सी हैं। तो सबसे पहले तो यह हम कह सकते हैं कि संविधान की प्रस्तावना को संविधान का कुंजी कहा जाता है, मतलब की कहा जाता है। पूरी संविधान का एक झलक, एक मतलब कि सारांश के रूप में संविधान की प्रस्तावना को देख सकते हैं। संविधान का जो प्रस्तावना है, उसका आरंभिक अंक होते हुए भी कानूनी तौर पर उसका भाग नहीं माना जाता है, ऐसा मतलब कि सुप्रीम कोर्ट या हमारे न्यायालय बताते हैं। और प्रस्तावना के अनुसार संविधान के अधीन समस्त शक्तियों का केंद्र बिंदु अथवा स्रोत भारत के लोग हैं। मतलब जो संविधान की शक्तियाँ जो बताते हैं, जो संविधान में शक्तियाँ उल्लिखित है, वो किसके माध्यम से है, तो भारत की जनता के माध्यम से, पब्लिक के माध्यम से। इसीलिए आपने देखे होंगे कि अंतिम जो शब्द यहाँ पर क्या था, हम सभी भारत के लोग दृढ़ संकल्पित होकर इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एतद द्वारा संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। और इसमें सारी चीज़ें जो हमारे देश की जो जनता है उस पर और उसके स्रोत से उसके लिए है। ठीक है, प्रस्तावना के अनुसार जो संविधान की समस्त शक्तियों का केंद्र बिंदु भारत के लोग हैं और प्रस्तावना में लिखित शब्द हम भारत के लोग इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित, आत्मार्पित करते हैं, भारतीय लोगों की सर्वोच्च संप्रभुता का उद्घोष करता है। तो भारतीय लोग ही सर्वोच्च संप्रभुता का केंद्र है और जो संविधान के रूप में रिप्रेजेंटेशन देखने को मिलता है। प्रस्तावना को न्यायालय में प्रवर्तित नहीं किया जा सकता। यह निर्णय यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस मदन गोपाल 1957 के निर्णय में घोषित किया गया। यानी कि प्रस्तावना को न्यायालय में बदला नहीं जा सकता। ये निर्णय यूनियन ऑफ इंडिया और मदन गोपाल का जो वाद था, उसमें ये निर्णय निकल के आया था। यानी यदि सरकार या कोई नागरिक प्रस्तावना की अवहेलना करता है तो उसकी रक्षा के लिए अदालत की सहायता नहीं ले सकते। और इसी तरह से एक और जो बेरुवाड़ी यूनियन वाद जो 1960 ईस्वी में है, सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया कि जहां संविधान की भाषा संदिग्ध हो, मतलब कुछ डाउट हो, तो वहां पर प्रस्तावना के माध्यम से विधिक निर्वाचन में सहायता करेगी।
यानी कि जैसे संविधान में कुछ ऐसे नियम यदि हों जो थोड़ा क्लियर समझ में नहीं आ रहा हो, तो उसको संविधान की प्रस्तावना का जो एक तरह से डायरेक्शन है, जो पर्पस जो क्लियर किया है, उसकी रिफरेंस में उसका एक्सप्लेनेशन किया जा सकता है, उसको समझा जा सकता है। बेरूबाड़ीवाद में सर्वोच्च न्यायालय ने प्रस्तावना को संविधान का अंग नहीं माना, इसलिए विधायिका प्रस्तावना में संशोधन नहीं कर सकती। यानी कि संसद, चूँकि उसे संविधान का अंग नहीं माना गया, इसलिए संसद उसमें संशोधन नहीं कर सकती। ऐसा बेरूबाड़ी विवाद में सर्वोच्च न्यायालय ने अपना ऑब्जर्वेशन दिया। परंतु सर्वोच्च न्यायालय के केशवानंद भारती बनाम केरल राज्यवाद 1973 ईस्वी में कहा कि प्रस्तावना संविधान का अंग है। यहाँ पे आप ध्यान रख सकते हैं कि इसमें कहा कि संविधान का अंग है, इसलिए विधायिका उसमें संशोधन कर सकती है। ठीक है, 1973 में। और फिर केशवानंद भारतीवाद में ही सर्वोच्च न्यायालय ने मूल ढांचा का सिद्धांत प्रतिपादित किया कि थ्योरी ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर, की प्रस्तावना को संविधान का मूल ढांचा कहा गया। यानी कि कुछ एक संविधान का बेसिक स्ट्रक्चर है और जिसमें उसकी जो मूल कंसेप्ट है उसको अक्षुण्ण रखते हुए, उसको प्रोटेक्ट करते हुए संविधान में संशोधन किया जा सकता है और प्रस्तावना में भी कर सकता है, लेकिन उसकी मूल ढांचा बदला नहीं जाना चाहिए। संसद संविधान की मूल ढांचा में नकारात्मक संशोधन नहीं कर सकती है। यानी कि जो संविधान की जो मूल उद्देश्य है उसमें मॉडिफिकेशन नहीं कर सकता, बल्कि सकारात्मक, यदि संविधान को और उस उद्देश्य को पूरा करने के लिए यदि कुछ ऐड करना चाहे या कुछ उसको अपडेट करना चाहे तो वो कर सकते हैं। स्पष्टतः संसद वैसा संशोधन कर सकता है जिससे मूल ढांचा का विस्तार या मजबूतीकरण होता है। 42वें संविधान संशोधन जो 1976 ईस्वी के द्वारा, इसमें समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और राष्ट्र की अखंडता शब्द जोड़े गए। तो ये 42वें संविधान संशोधन में जोड़ा गया और यह 1976 ईस्वी में हुआ था। इससे रिलेटेड प्रश्न कई बार पूछा जाता है कि समाजवादी, पंथनिरपेक्ष राष्ट्र और अखंडता शब्द कौन से संविधान संशोधन में जोड़े गए। तो यह 42वें संविधान संशोधन 1976 में जोड़ा गया था। भारत के संविधान की प्रस्तावना में 3 प्रकार का न्याय, जिसमें कि सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय, जो प्रस्तावना में हमने पढ़ा, तो वो 3 प्रकार के न्याय का जिक्र आता है और 5 प्रकार की स्वतंत्रता, जिसमें विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म एवं उपासना, ये 5 प्रकार की स्वतंत्रता की, हमें इन 5 प्रकार की स्वतंत्रता है, विचार की, अभिव्यक्ति की, विश्वास की, अपने धर्म पालन की और उपासना पद्धति का। तो ये 5 प्रकार के हमारी स्वतंत्रता है। 2 प्रकार की समानता का यहाँ पर उल्लेख है, जिसमें कि प्रतिष्ठा एवं अवसर, ये दोनों ही समान अवसर मिलेंगे, तो इसका भी उल्लेख किया गया, यानी कि इस आधार पे किसी को भेदभाव नहीं किया जाएगा। इसके अलावा हम देखते हैं कि भारत का संविधान विश्व का सबसे बड़ा लिखित और सर्वाधिक व्यापक संविधान है। यह अंशतः कठोर, मतलब कि कठिन है संशोधन करना, और अंशतः लचीला है, मतलब कि फ्लेक्सिबल है, कि इस मामले में कि बहुत कुछ हद तक संविधान में संशोधन किया जा सकता है। तो इसलिए कुछ कठोर और कुछ लचीला भी है। लचीला इस मामले में कि उसमें बहुत सारी चीज़ों को संशोधन कर सकते हैं, कठोर इस मामले में कि मूल ढांचा जो संविधान का कंसेप्ट है उसको हम नहीं बदल सकते और उन चीज़ों को नहीं बदला जा सकता। संविधान जो हमारा है उसकी एक मुख्य विशेषता यह भी है कि लिखित संविधान की अवधारणा फ्रांस की देन है, यानी कि फ्रांस से इसको हमने एडॉप्ट किए हैं भारतीय संविधान सभा के माध्यम से। तो भारतीय राजनीति व्यवस्था में संविधान सर्वोच्च है। ये मुख्य पॉइंट्स आप इसमें हम सब ध्यान रख सकते हैं। भारत का संविधान अपना प्राधिकार भारत की जनता से प्राप्त करता है। यदि पूछा जाए कि भारत का संविधान का स्रोत क्या है, शक्ति का स्रोत कहाँ है, वो अधिकार कहाँ से प्राप्त करता है, तो जनता के माध्यम से। और भारत सरकार अधिनियम 1935 वह संवैधानिक दस्तावेज है, मतलब वह संविधान के डेवलपमेंट का एक ऐसा कानून है जिसका भारतीय संविधान तैयार करने में गहरा प्रभाव पड़ा और उसके बहुत सारा कानून भारतीय संविधान में देखा जा सकता है। भारत के संविधान में संघीय शासन का प्रयोग नहीं है। संघीय शासन शब्द कहीं नहीं मिलता है, बल्कि संविधान में राज्यों को, भारत के राज्यों का संघ घोषित किया गया, यानी कि जो हमारे राज्य हैं उसका संघ है और इसमें राज्य भारत संघ से अलग नहीं हो सकता, ऐसा आप समझ सकते हैं, जबकि अन्य देशों की तुलना में ये डिफरेंट है। ठीक है, तो ये था हमारा प्रस्तावना क्या है, और जो प्रस्तावना जिसको आरंभ में उद्देशिका के रूप में प्रस्तुत किया गया था संविधान सभा में, इन सभी को हमने पढ़ा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद, नमस्कार।